बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। चंद ख़बरें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और इन ख़बरों में से चंद ऐसे भी हैं जिस पर कुछ कमेंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं, तो ज़रा उस पर कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो फवाद चौधरी साहब की रिहाई अमल में आई है आज। फवाद चौधरी साहब के ऊपर बोगस केसेस बनाए गए थे, फजूल तरीन केसेस, एक के बाद दूसरा केस, दूसरे के बाद तीसरा केस, एक से ज़मानत, वही जो एक चक्कर चल रहा है। फवाद चौधरी साहब ईद से पहले अपनी फैमिली से जा मिले हैं। बच्चियां उनकी बहुत एक्साइटेड थीं। उनका मंज़र जो हमने फैमिली के साथ मिलने का मंज़र देखा, हालांकि बच्चियों की मुलाकात कोर्ट में भी होती रही, लेकिन घर में अपने बाबा को काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने देखा। तो जिस तरह से फैमिली खुश थी, फवाद चौधरी साहब खुश थे। एक मुश्किल वक्त से वो गुज़रे हैं। अल्लाह ताला जितने भी लोग इस वक्त अदालत की कैद में हैं, जेलें भुगत रहे हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो नाहक जेलें भुगत रहे हैं, अल्लाह करे कि इससे पहले वो सब अपनी फैमिली से जा मिलें। और ये जो खुशी के लम्हात होते हैं, ये बहुत रेयर होते हैं और बहुत कीमती होते हैं और इसका कोई जोड़ नहीं होता। तो बहुत खुशी हुई फवाद चौधरी और उनकी फैमिली को इस तरह से मिलता हुआ और खुश होता हुआ देखकर। अल्लाह ताला इनके और बाकी लोगों के सबके घरों में बरकतें अता करे। तो हमारी तरफ से फवाद चौधरी को बहुत मुबारकबाद। अब आ जाइए ज़रा, एक बहुत ही ख़बर इस वक्त बहस हो रही है, ज़ेर बहस है ये ख़बर, और वो ये है कि जी अली अमीन गंडापुर अपनी कैबिनेट के साथ 11 कोर में जाकर कोर कमांडर हाउस में क्यों गए, और वहाँ जाकर उन्होंने, यानी ख़बर यूँ चली कि अली अमीन गंडापुर ने काबीना का इजलास कोर कमांडर हाउस में किया है, या कोर कमांडर हाउस में की तरफ से कहा गया कि यहाँ आके अपना इजलास करें, और जो फौजी क़यादत है उनके इजलास में शरीक हुई है, कोर कमांडर उनके इजलास में शरीक हुए हैं। इस तरह की मुख्तलिफ तरह की खबरें चलती रहीं। जो पीटीआई के नाकदीन है वो तरह तरह की खबरें चलाते रहे। इस पर जो ऑफिशियल मौक़िफ़ आया है पीटीआई का, वो तो ये आया है कि जनाब हमें इफ्तार की दावत दी गई थी और कोई वजह नहीं थी कि इफ्तार की दावत कबूल न करते। हमने इफ्तार की दावत कबूल की, और उसकी एक और बड़ी वजह यह थी कि इसी मीटिंग में इफ्तार के बाद एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग भी लेनी थी। अब चूंकि इस पर यह सवाल पैदा होना था कि ब्रीफिंग तो सीएम हाउस आकर भी दी जा सकती है, तो उस पर उनका नुक्ता नज़र यह आया कि जी वहाँ पर चूंकि ब्रीफिंग का पूरा एहतमाम मौजूद होता है और पूरी कुछ सीक्रेट चीज़ें भी हैं और कुछ ऐसे मामलात हैं, इसलिए ये ब्रीफिंग वहीं पर होना ज़रूरी थी। लेकिन इन सब के बावजूद मैं तो समझता हूँ कि इस बहस में जाए बगैर कि ये इफ्तार की दावत थी या वैसे ही दावत थी, और क्या ये सिक्योरिटी ब्रीफिंग यहाँ पर भी हो सकती थी और सीएम हाउस में भी हो सकती थी, इस बहस में जाए बगैर अगर इससे तासुर ये मिल रहा है कि केपी हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, ताल्लुकात की बेहतरी का एक तासुर मिल रहा है, तो इसमें भी क्या हर्ज है। जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो ये समझ रहे हैं ना कि जी ये क्यों हुआ, और ये तो बड़ी ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी थी। पीटीआई बेसिकली एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी नहीं है। पीटीआई के ताल्लुकात कुछ वजूहात की बिना पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ख़राब हुए थे, और अगर राब्ते उस्तवार हो रहे हैं और अगर किसी भी तरह से ताल्लुकात में बेहतरी के कोई इशारे मिल रहे हैं और बर्फ़ पिघल रही है, तो ये मुल्क के फ़ायदे में है, ये सूबे के फ़ायदे में है। इससे किसी को तकलीफ ही क्या है, इससे किसी का नुकसान ही क्या है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसको हाँ, अगर सिक्योरिटी ब्रीफिंग हो सकती थी सीएम हाउस में, मैं समझता हूं सीएम हाउस में हो सकती थी। मैं समझता हूं पीटीआई को ये अपोलोजेटिक बिहेवियर अपनाना ही नहीं चाहिए कि नहीं जी मीटिंग वहां नहीं हो सकती थी, मीटिंग का कोर कमांडर हाउस में ज़रूरी था। फिर ये अपोलोजेटिक होना कि जी हमें इफ्तार की दावत आएगी, तो सुन्नत है कि दावत को कबूल करना ज़रूरी है, इसलिए हमने दावत कबूल की। इतना अपोलोजेटिक होने की ज़रूरत ही क्या है। सीधा सीधा बताया जाए कि भाई एक मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की गई थी, ये मुलाकात यहाँ भी हो सकती थी, आइंदा हो सकता है सीएम हाउस में हो जाए, आज कोर कमांडर हाउस में हो गई है। तो अगर इससे किसी को कोई ये समझ रहा है कि ताल्लुकात में बेहतरी हुई है या ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज ही नहीं है। इसमें ना अपोलोजेटिक होने की ज़रूरत है और ना कोई बहुत ज़्यादा वजाहतें देने की ज़रूरत है। हाँ, चीज़ें मामलात अगर बेहतर होते हैं तो ये सबके मुफाद में है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुफाद में भी है, ये मुल्क के मुफाद में भी है, ये इस्टेब्लिशमेंट के मुफाद में भी है। और भाई कहीं तो जाकर लड़ाई झगड़ा ख़त्म करना है ना, कहीं तो जाकर चीज़ें बेहतर करनी है। कोई तो ऐसा नुक्ता आएगा कि जहाँ सबको एक एक कदम पीछे हटना है। तो अगर हालात इस तरफ बढ़ रहे हैं, अगर बढ़ रहे हैं, तो ये खुशाइंद है। इससे तरह तरह की के मानी कशीद करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने
राना सनाउल्लाह के बाद नजम सेठी साहब ने भी कमेंट किया। राना सनाउल्लाह ने क्या कमेंट किया था? राना सनाउल्लाह ने कमेंट किया था कि ये जो केसेस इमरान खान के ऊपर बनाए गए हैं, ये जो सजाएं दी गई हैं, ये बोगस हैं। और राना सनाउल्लाह ने कहा था कि ये किसी भी अदालत में जाएंगे तो ये ठहर नहीं सकते, क्योंकि इसमें किसी भी केस में कानूनी तकाजे पूरे ही नहीं हुए और जल्दबाजी में फैसले सुनाए गए हैं। रात 11-11, 12-12 बजे तक अदालतें सुनी गई, उसमें भी वकील अपनी मर्जी का, यानी प्रोसिक्यूशन भी अदालत ने खुद ही दे दी कि जी ये आपका वकील है। तो इस तरह की सूरत हाल में वो समझते हैं कि ये किसी को ठहर नहीं सकते। और ऐसी ही बातें जो हैं वो नजम सेठी साहब ने भी की हैं। नजम सेठी साहब ने क्या कहा है, ज़रा सुन लीजिए। दूसरी तरफ साइफर केस में भी हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लहजा ना सिर्फ नरम था, बल्कि ऐसे इशारे मिल रहे हैं जैसे इनको रिलीफ मिल सकता है साइफर केसेस में। इलेक्शन से पहले आपने प्रेडिक्ट किया था कि तेजी से सजाएं होंगी और सजाएं हो गई। अब ईद से पहले जो इशारे मिल रहे हैं, इमरान खान साहब के वकील का भी ये कहना था कि किसी एक को ईदी मिलनी चाहिए। हो सकती है किसी की ईद, बानी पीटीआई बाहर आ सकते हैं। देखिए, ये नहीं मैं कह सकता कि ईद से पहले होगी या बाद में। हाँ। ये मैं कह सकता हूं कि होगी। ईद होगी या रिहाई होगी? पीटीआई की ईद हो जाएगी। अच्छा। और ईद तो रिहाई की सूरत में ही हो सकती है। ईद पहले होगी या ईद के बाद होगी वो मैं नहीं कह सकता। ये तो आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। मैं बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये केसेस जो हैं ये सब उड़ जाएंगे, तिनकों की तरह उड़ जाएंगे। ये उड़ जाएंगे बिल्कुल हाई कोर्ट के अंदर। फिर ये अपील्स जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा। फिर वहां थोड़ी अरसे के लिए टिके रहेंगे। अब ये साइफर केस भी फारग हो जाएगा। उसके बाद तोशाखाना भी फारग हो जाएगा। अच्छा। इद्दत वाला भी फारग हो जाएगा। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि ये केसेस फारिग हो जाएंगे, ये केसेस उड़ जाएंगे, इन केसेस में कुछ है नहीं। और फिर वो इशारे दे रहे हैं रिहाई के, इमरान खान की वो इशारे दे रहे हैं कि ईद से पहले या ईद के बाद जो है अल्टीमेटली होनी रिहाई ही है, क्योंकि इन केसेस के अंदर तो कुछ है नहीं। तो अगर नजम सेठी साहब की ये खबर है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और हमें ये भी पता है कि ये तो सबको पता है कि केसेस के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन रिहाई शायद केसेस के कमज़ोर होने की वजह से नहीं होनी। रिहाई के अवामिल कुछ और होंगे, रिहाई के जो मुहर्रिकात हैं वो कुछ और होंगे। तो अगर चीज़ें उस तरफ बढ़ रही हैं तो, और नजम सेठी के पास अगर ये खबर है कि चीज़ें उस तरफ बढ़ रही हैं, तो फिर मेरा ख्याल है ये खुशाइंद है और वो समझ रहे हैं कि पीछे के कारकुनों की तो ईद हो जाएगी, ईद से पहले हो जाए या ईद के बाद हो जाए, लेकिन हालात उनके मुताबिक तो इसी तरफ बढ़ रहे हैं। ये नजम सेठी साहब जो हैं उनका एनालिसिस उनकी चिड़िया या उनकी खबर की बुनियाद पर है। एक पिलडाट के बारे में आप जानते हैं। पिलडाट जो है ये वो इदारा है जिसके बारे में तासुर ये है कि ये थोड़ा सा एंटी पीटीआई रवैया रखता है और ये प्रो PMLN जो है वो किस्म की राय रखता है। और इन पर इल्ज़ाम भी ये लगता रहा है कि जी आप PMLN के हक़ में जो है वो सर्वेस जारी करते हैं या वो सर्वेस मैनिपुलेटेड होते हैं, इस तरह के इल्ज़ाम इस पर लगते हैं। अब वो पिलडाट क्या कह रहा है? पिलडाट कह रहा है कि जी सलमान अकरम राजा का 56,000 वोट गिनती से निकाल दिया गया। 56,000 वोट सलमान अकरम राजा NA 128 56,000 वोट निकाल दिया गया। पिलडाट ने इंकशाफ किया है। हमने पिलडाट कहता है कि हमने NA 128 के इलेक्शन कमीशन के अपलोड किए गए फॉर्म 45 का जायजा लिया, इलेक्शन कमीशन के जो फॉर्म 45 है उनका जायजा लिया, जिसके मुताबिक सलमान अकरम राजा 43,000 वोट से जीत चुके थे। अहमद बिलाल महबूब साहब ने यह कहा है कि हमने जायजा लिया है उन फॉर्म 45 का जो कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक भी सलमान अकरम राजा 43,000 वोटों से जीत चुके थे। और फिर इनकी टोटल गिनती बस ज़्यादा करके और इनको ओन चौधरी साहब को जिता दिया गया। ओन चौधरी तो खुद ये नहीं कह सकते पब्लिक में खड़े हो क्या कि हाँ मैं जीता हूँ। ओन चौधरी साहब ये हिम्मत ही नहीं कर सकते कहने की कि मैं जीता हूँ, और उनके चेहरे के तासुरात उनके इस फॉर्म 47 के साथ मैच ही नहीं करते। तो अब पिलडाट जैसे इदारे ने भी कह दिया है कि 63,000 वोट जो हैं, दोपहर मैंने आपको अजहर कयूम नारा और बिलाल एजाज चौधरी के हल्के के बारे में बताया था, तो अब ये खबर भी ये हमें तो पता ही है खैर कि ओन चौधरी हारे हुए हैं सीट अपनी, किसी सूरत नहीं जीते हुए हैं। और ये तो ये नहीं होता ना कि आप मिट्टी उठाएं मुट्ठी में भरें और किसी आंखों में फेंक दें, और यानी इसके लिए बड़ी बेशर्मी चाहिए होती है कि मिट्टी उठा के आंखों में फेंक दें। तो ये तो हम सब की आंखों में मिट्टी डाल दी गई है ये कहकर के ओन चौधरी जीत गए हैं। ओन चौधरी, नूर आलम खान, ख्वाजा आसिफ, ये तो वो सीटें हैं जो कन्फर्म हारी हुई सीटें हैं और उनको जिता दिया गया है। ये अब इंकशाफात जो हैं वो एक एक करके सामने आ रहे हैं। अच्छा देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी मज़ेदार ट्वीट की है। शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं? शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट की है 4 अप्रैल के हवाले से
कि 4 अप्रैल 1979 को वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक गैर शफ़ाफ़ अदालती कार्रवाई के ज़रिए फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। 44 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस तारीखी गलती का इज़ाला किया, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अहल खाना और कारकुनों के लिए इस नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान का इज़ाला महज आंसू और ना ख़त्म होने वाला अफसोस है। हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुल्क व कौम के लिए खदमात को खराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी मग़फ़रत और तमाम वाबस्तगान के लिए सब्र की दुआ करते हैं। ये लिख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं जब भुट्टो को फांसी देने वाले ज़ियाउल हक़ इक़्तिदार में आए थे तो ये फ़ौरन जाके उनकी झोली में बैठ गए थे, बल्कि ज़ियाउल हक़ के ही जनरल जिलानी ने इनको लॉन्च किया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़ात्मे के साथ ही शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की सियासत का आगाज़ हुआ था। ये उसी काबीना का हिस्सा बने थे या उसी दौर में चीफ मिनिस्टर बने थे ये नवाज शरीफ साहब उसी दौर में चीफ मिनिस्टर बने थे जब भुट्टो की फांसी के ज़रिए अपने इक़्तिदार को तूल देकर हुकूमत कर रहे थे ज़ियाउल हक़ साहब। और फिर बेनज़ीर भुट्टो की वापसी हुई। बेनज़ीर भुट्टो की वापसी हुई तो उनसे इलेक्शन लड़ने के लिए नवाज शरीफ साहब कहा करते थे जलसों में खड़े होकर कि ये जाली भुट्टो है जो वहाँ कब्र में पड़ा सो रहा है, ये जाली भुट्टो है, जाली शहीद है, जाली भुट्टो नहीं जाली शहीद है, ये जो कब्र में पड़ा हुआ है, गड़ी खुदाबख्श में पड़ा हुआ है, ये जाली शहीद है। ये नारे नवाज शरीफ 1990 के इलेक्शंस में लगाते रहे और इस सारी सूरत हाल की जिसमें ज़ियाउल हक़ ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी और उनकी फांसी के नतीजे में बेनिफिशरी बने और फिर बेनज़ीर भुट्टो को जब आ गई तो बेनज़ीर भुट्टो को हरा कर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत करने वाले नवाज शरीफ आज ये कह रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जाती हुई थी। तो बड़ी हैरत की बात है कि आज वो अपना मौक़िफ़ बदल रहे हैं और आज वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने इस तारीख़ी गलती का इज़ाला किया। और कोर्ट ने तो तारीख़ी गलती का इज़ाला किया, आपने भी कहा है कि चले कोर्ट ने तो गलती का इज़ाला कर लिया, आपने खड़े होकर कहा है कि जी हम 90 की दहाई में जो करते रहे वो गलत करते रहे, हम भुट्टो को जाली शहीद करार देते रहे, हम गलत करते रहे और बेनज़ीर के ज़ख्मों पर नमक छिड़कते रहे हैं जब अपनी सियासत की खातिर, सियासी मफादात की खातिर। या आज आप भी अपनी गलती को तस्लीम करें ना। चले अदालत ने तो तस्लीम की, शहबाज शरीफ क्यों नहीं तस्लीम करते, नवाज शरीफ क्यों नहीं तस्लीम करते? खड़े होकर पब्लिक में कह देना कि हमारी गलती थी जो हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को सपोर्ट करते रहे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने वाले के साथ मिलकर सियासत करते रहे, ये हमारी गलती थी। कहें ना आकर कि हमने जाली शहीद करार दिया था, ये हमारी गलती थी। आज हम अपनी इस्लाह करते हुए कहते हैं कि वो असल शहीद था। कहें फिर, जैसे अदालत की जानिब से अपनी गलती सुधारने को सराह रहे हैं, वैसे अपनी गलती को भी तो सुधारें, अपने बयानात को भी तो सुधारें। लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब नहीं करेंगे। आज उन्होंने ट्वीट बहरहाल कर दी है और जो कि मेरे लिए बहुत ही हैरत की बात है। मरीम नवाज़ साहबा ने सूबाई तासुब का सबूत देते हुए बहुत ही अजीब व गरीब बयान दिया है। वो कहती हैं कि जनाब ये जो बंदा फैसलाबाद में मरा है ये डोर खैबर पख्तूनख्वा से आई है। हालांकि पंजाब में आप सबको, पंजाब के रहने वालों को पता होगा कि डोर कहाँ कहाँ बन रही है, किस किस की सरपरस्ती में बन रही है, कौन कौन माफियाज हैं, कहाँ कहाँ से बनकर कहाँ कहाँ जाती है, ये सबको पता है। और इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा पर इल्ज़ाम देते हुए सूबाई तासुब का मुजाहरा करना और इस नाजुक मामले पर सियासत करना, ये मेरा ख्याल है कि नून लीग को इसका उल्टा सियासी तौर पर नुकसान ही होगा। क्या कहा मरीम नवाज़ ने, सुन तो लीजिए ज़रा। खुली मोटरवे से जो चाहे आ सकता है। मुझे अफसोस होता है ये कि केपीके के मुझे नाम लेना पड़ता है। अब मैं जहाँ पर ये काइट फ्लाइंग से जो मेटल इंक्लूजन्स वाली जो स्ट्रिंग्स हैं, एक डेथ हुई, हमने बड़ा उसको कंट्रोल किया, अल्लाह का शुक्र है। और मैं उस बच्चे को फैसलाबाद उसके घर भी गई जो इसमें अपनी जान से हाथ धो बैठा, 22 इयर्स का लड़का था। तो जब हमने क्रैक डाउन किया मुझे पता चला कि वो मेटल इंक्लूजन्स वाली जो स्ट्रिंग है वो सारी केपीके से आ रही है और ऑनलाइन बिक रही है। तो ये जो इस किस्म की चीज़ों का हमें सामना है, इसके लिए हमें बहुत मैं ये बात इसलिए करी, इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस मीटिंग, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अपने बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट बना दें और आपके बाकी रास्ते खुले हों और वो एक कॉरिडोर बना हो लोगों के लिए खुला, टेररिस्ट के लिए भी अंदर आना जाना, स्मगलर्स के लिए भी। तो ये कह रही हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा का ज़िम्मेदार है
वहाँ से डोर आ रही है, हमने तो बड़ी सख्ती कर दी है। तो इस नाजुक मामले पर अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो फिर खामोश बैठें, बजाय इसके कि लोगों के उस फैमिली के ज़ख्मों पर भी नमक छिड़क रहे हैं जो मुतासरा फैमिली है, उसको कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं, ज़िम्मेदार तो वो हैं खैबर पख्तूनख्वा वाले। तो ये बहुत ही अफसोसनाक रवैया है जिसका मुजाहरा आज मरीम नवाज़ साहिबा ने किया है। आखिरी बात यह है कि कुछ दिन से शाहिद अफरीदी साहब दोबारा ख़बरों में हैं और शाहिद अफरीदी के बारे में ये समझा जा रहा है कि वो कौम की खदमत करने के लिए बड़े अहल हो सकते हैं। और एक वक्त में चूँकि अवाम के बड़े महबूब रहे हैं शाहिद अफरीदी, इसमें कोई शक नहीं है, एक वक्त में लोग बड़ा उनको पसंद करते रहे, जैसे कि इमरान खान को बड़ा पसंद करते रहे। लेकिन क्या इमरान खान का मुतबादिल बन सकते हैं शाहिद अफरीदी? तो ये इसका कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। आज हसन निसार साहब ने भी ये बात की है। हसन निसार कहते हैं कि 1000 शाहिद अफरीदी भी आ जाएं तो इमरान खान का सहर नहीं तोड़ा जा सकता। वो कहते हैं कि शाहिद अफरीदी वो मटीरियल ही नहीं है जो लोगों को सहर में मुब्तला करे और इमरान खान की जगह ले सके। वो कहते हैं इमरान खान का सहर तोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये शाहिद अफरीदी जो छोटी छोटी बयानात देकर, छोटी छोटी शास्ते करके समझते हैं कि वो इमरान खान की जगह ले सकते हैं, मेरा ख्याल है कि शाहिद अफरीदी मटेरियल डिफरेंट है। बिल्कुल हसन निसार साहब ने सही बात की, इसलिए मैं उनको कोट कर रहा हूँ कि शाहिद अफरीदी बिल्कुल एक डिफरेंट मटेरियल है। ये वो मटेरियल ही नहीं है कि जो इमरान खान को टक्कर दे सके। तो ये मैं आपको हसन निसार का बयान आखिर में कोट करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।